हेलो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रियलिटी। अगर कोई चार्ज है, सपोज ये एक चार्ज है क्यू चार्ज, देन अराउंड द चार्ज क्यू देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज क्यू, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनविजिबल। ठीक है, तो अगर हमको उस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स हमको अगर स्टडी करना है तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि जो चीज़ हमको दिखाई ही नहीं देती है उसको स्टडी करना ऑब्वियसली हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। एक साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे। Scientist Michael Faraday introduced the concept of electric field lines. Michael Faraday, very great scientist, introduced concept of electric field lines for pictorial representation of electric field, या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखता नहीं है। ठीक है, तो उसको ऑन पेपर समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is also known as lines of force। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। क्यों लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है वो हम बाद में समझेंगे। ठीक है, ओके, सो यू कैन नोट डाउन दिस। Now student, we will understand how to draw the electric field lines. ठीक है, so एक चार्ज है, this is a positive charge, say capital Q. As we know that around this positive charge Q there is a electric field of this charge. ये जो चार्ज है इसके आजू बाजू उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, सो हमको उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती है वो हम समझेंगे। स्टूडेंट, before we understand how to draw the electric field lines, we just revise the definition of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जो मैंने आगे के एक क्लास में आपको समझाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्लास में मैंने आपको समझाई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट पर अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा है तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को ही कहते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स, बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज फोर्स व्हेन इट इज अ फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स 1 कूलम्ब चार्ज। ओके, सो
हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मतलब ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू, उसके क्लोज एक पॉइंट लेंगे यहाँ पर, और उस पॉइंट पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे। तो यहाँ पर हमने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, ठीक है। वी विल फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो मान लो कि हमने वो फोर्स को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो फोर्स है, फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, आप याद रखो, व्हेन इट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज द फोर्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो फोर्स है वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर एफ इज ये वेक्टर है, ठीक है, ओके। अब जो वेक्टर होता है वो वेक्टर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1 इज डायरेक्शन और दूसरा होता है उसका मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, हर वेक्टर की डायरेक्शन होती है और हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। सो यहाँ पर हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है उस फोर्स को हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब उस फोर्स को हमको वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले वेक्टर कौन से डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, तो स्टूडेंट जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखते हैं तो ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू के ऊपर प्लस क्यू से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव टाइप का होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, ठीक है। सो हमने फोर्स की डायरेक्शन डिटरमाइन कर ली। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज से जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। तो स्टूडेंट लेंथ ऑफ द वेक्टर इज सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मतलब ये जो एरो है, इस एरो की लेंथ फोर्स को प्रोपोर्शनल होगी। तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना लेंथ का, उतनी ज़्यादा लेंथ का ये एरो होगा, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू के क्लोज है, तो जब डिस्टेंस स्मॉल होता है तो फोर्स ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर हम एक आर्बिट्ररी लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, +1 कूलम है ये, Q = +1 कूलम। उसके ऊपर हमने फोर्स फाइंड किया, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, हमने उस डायरेक्शन में एक एरो ड्रॉ किया, आर्बिट्ररीली हमने उसकी लेंथ डिसाइड कर ली। लेंथ ऑफ दैट एरो इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ओके। तो इस तरह से हमने एक फोर्स वेक्टर ड्रॉ किया। एक्चुअली इट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, ओके। नाउ सिमिलरली वी पुट द चार्ज ओवर हियर ऑल्सो। हम यहां पर उस चार्ज को रखते हैं एंड अगेन वी डू द सेम थिंग। उसके ऊपर हम इस कैपिटल क्यू से जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। एंड फिर से हम एक एरो ड्रॉ करेंगे, पर अब जो एरो होगा उसकी लेंथ लेस होगी। क्यों लेस होगी? क्योंकि जैसे जैसे कैपिटल क्यू चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। कूलम का जो फॉर्मूला है F = K/Q1Q2/R²। तो फोर्स डिपेंड्स ऑन द इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स भी डिक्रीज होगा और उसके वजह से लेंथ ऑफ द एरो विल डिक्रीज। सिमिलरली यहाँ पर इस तरह से एरो आएगा, ठीक है, और भी आप आगे एरो ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस वेक्टर is the force acting on unit positive charge at this point. This vector is a force acting on unit positive charge at this point.
This vector is a force acting on unit positive charge at this point and so on. This force vector are nothing but the electric field vector. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो वेक्टर है it is a electric field vector at this point. It is a electric field vector due to this charge. Similarly, ये जो वेक्टर है it is a electric field vector at this point. This is electric field vector at this point. This is electric field vector at this point. So in this way you can draw the electric field vectors. You can draw such electric field vector in all the directions. यहां पर भी आएगा, ठीक है, सेम प्रोसीजर. I draw all the vectors इस तरह से. All these are the electric field vectors. Okay, these electric field vectors are in 2 dimension, but in reality these electric field vectors are in 3 dimension. पर 3 dimension में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है 2 डायमेंशनल बोर्ड के ऊपर. सो स्टूडेंट, ये जो सब मैं एरोज ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एरोज क्या है? दिस आर द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट. ठीक है. सो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. दिस एरो रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. This arrow represents electric field at this point and so on. Now here one point I would like to remind you once again. The length of the arrow is a measure of magnitude of electric field. मतलब ये जो एरोज है, इन एरो को देख के हमको समझ में आता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है. जैसा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है क्योंकि एरो की लेंथ लार्ज है. इस पॉइंट पर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है एंड बिकॉज ऑफ दैट लेंथ ऑफ द एरो इज कंपैरेटिवली शॉर्टर. इसके कंपैरिजन में इस एरो की लेंथ शॉर्ट है. जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे चार्ज से, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कीप ऑन फॉलिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फॉल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अकॉर्डिंग फॉल होगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r². क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू KQ/r². राइट? ओके. सो हियर द लेंथ ऑफ द एरो इज अ मेजर ऑफ strength of electric field. I repeat, the length of the arrow is a measure of strength of electric field or a magnitude of electric field. Now, if I join all these arrows, अगर इन सभी एरो को मैं इस तरह से ज्वाइन कर लेता हूँ, इस तरह से इनको ज्वाइन कर लिया, इनको ज्वाइन कर लिया, इस तरह से ये सभी को ज्वाइन कर लिया, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से. So I will have a continuous line. So this continuous line is known as the electric field line. Electric field line. Electric field line. So all these are the electric field lines. ठीक है. Now student, as I told you earlier, the length of the arrow is a measure of strength of electric field. मतलब यहाँ पर पहले जो एरो था उसकी लेंथ लार्ज थी तो हमने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पर जो एरो था उसकी लेंथ उसके कंपैरिजन में थोड़ी शॉर्ट थी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे लेस स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पर और भी लेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर वीक है. तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम लेस एंड लेस स्ट्रॉन्ग, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम वीकर एंड वीकर. ओके.
स्टूडेंट फील्ड लाइन्स हमने यहीं तक ड्रॉ की है, बट एक्चुअली यू कैन शो सच लाइन्स अप टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस। कोई भी जो चार्ज होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करता है, बट हमारे लिए इतने से बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है, सो हमने यहीं तक फील्ड लाइन्स को शो किया है। ठीक है, ओके। सो वी हैव सीन हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, नाउ हियर देयर इज वन प्रॉब्लम, देयर इज वन क्वेश्चन, हैव वी लॉस्ट the information about the strength of electric field? I write that question here. Have we lost information about strength of field? Student, before I joined all this vector, आई हैड स्मॉल एरोज। यहाँ पर एक लॉन्ग एरो था, यहाँ पर उससे थोड़ा छोटा एरो था, फिर थोड़ा और छोटा एरो था, थोड़ा और छोटा एरो था। तो ये जो एरोज थे, एरोज ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ, ये क्या रिप्रेजेंट करते थे? दे वर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बट यहाँ पर तो अब एक कंटिन्यूअस लाइन है, यहाँ पर एक कंटिन्यूअस लाइन है, यहाँ पर कंटिन्यूअस लाइन है। So that's why I have written the question, have we lost the information about the strength of electric field? मतलब ऐसा करने से, सभी एरोस को एक दूसरे से ज्वाइन करने से क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, क्या वो हमने लॉस्ट कर दी है? क्या अब हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? तो स्टूडेंट, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। स्टिल वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्लियर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड was represented by the length of the arrow. Now the strength of electric field is represented by density of field line. Strength of field is represented by density of field lines. Density of field lines, or you can say crowdness of field lines. ठीक है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन वर्ड इज मोर अप्रोप्रिएट, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं क्राउडनेस। ओके, सो यू सी दैट inner region close to the charge, this is the charge, inner region close to the charge, the separation between the lines, the spacing between the lines is less. For an example, कि अगर आप यहाँ पर देखोगे ये चार्ज है, चार्ज के क्लोज, तो फील्ड लाइन के बीच में आप डिस्टेंस देखो, इट इज दिस मच। इफ यू गो अवे तो दैट डिस्टेंस हैज इंक्रीज, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया। अगर आप थोड़ा और आगे जाओगे तो वो डिस्टेंस और बढ़ते जाएगा, यहाँ पर वो और बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हियर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ क्राउडनेस ऑफ फील्ड लाइन। क्राउडनेस ऑफ फील्ड लाइन मतलब फील्ड लाइन्स एक दूसरे से कितनी पास पास है, ठीक है, जिसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स। तो आप यहाँ पर देखो, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज मोर, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज मोर मतलब यहाँ पर जो फील्ड लाइन्स है उनके बीच का डिस्टेंस कम है। ठीक है, ये जो फील्ड लाइन्स है दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे आर इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड है, तो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हो डिस्टेंस बिटवीन द लाइन डिक्रीजेस। ठीक है, सो हियर द वे ऑफ लुकिंग हैज चेंज्ड। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा था, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा था इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेंथ ऑफ द एरो, सॉरी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को समझेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पर उससे लेस स्ट्रांग है, ठीक है, यहाँ पर उससे वीक है, यहाँ पर और भी वीक है, यहाँ पर और भी वीक है, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड विल डिक्रीज, density of the field line will also decrease. So in this way we can understand the electric field lines. ठीक है, इसको हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। Suppose if you keep a surface of unit cross sectional area in a region close to the charge, ठीक है, this surface is kept normal to the field line, मतलब जो field lines है वो इस surface को normally cross करती है। मतलब कि जैसे ये मेरा पेन है, ये suppose एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये मेरा हाथ एक surface है, तो फील्ड लाइन ऐसे है, फील्ड लाइन ऐसे नहीं है, फील्ड लाइन इज क्रॉसिंग नॉर्मली टू द सरफेस। सो इफ यू कीप दैट सरफेस क्लोज टू द चार्ज, देन यू कैन सी दैट टू लाइन्स आर क्रॉसिंग दिस सरफेस। नाउ सपोज इफ यू कीप द सेम सरफेस ओवर हियर, अगर आप यहां पर रखते हो तो उसमें से कितनी लाइन्स क्रॉस होगी? लेस देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस सेम सरफेस। तो यहाँ पर सरफेस में से ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, यहाँ पर उससे कम क्रॉस करेगी, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग नॉर्मली टू द सरफेस। हियर नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग नॉर्मली टू द सरफेस इज मोर, so strength of field is more. Here number of field line crossing the surface is less, so obviously the field is less. Okay, so in this way we can understand the strength of electric field as strength of electric field in terms of density of field lines. Okay, so here we have understood how to draw the electric field lines of this charge. Okay, now let us understand further about drawing the electric field line. See, same charge, this is the charge, it is a positive charge, and these are the electric field lines. Student, I just want to tell you one thing कि कोई भी चार्ज में से इस तरह से फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकलती है। ये एक विजुअलाइजेशन है, ये एक इमेजिनेशन है। अगर चार्ज है तो उसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि दिखाई नहीं देता है। उसको देखने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए, समझने के लिए माइकल फैराडे सर ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सो हियर देयर इज ए प्लस क्यू चार्ज एंड वी हैव शोन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, आई हैव शोन द फील्ड लाइंस लाइक दिस। ठीक है, सपोज देयर इज ए person 1 draws the electric field line of plus q charge in this way. Now suppose there is some other person, एक दूसरा person है, he also draws the electric field lines, and how he draws the electric field lines, that also we understand. These are the electric field lines of a same plus q charge drawn by person 2. ओके, देखिए
यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है. दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉन बाय द पर्सन 1, दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉन बाय द पर्सन 2. जो पर्सन 1 है उसने ऐसा ड्रॉ किया है कि जैसे प्लस क्यू चार्ज में से 4 लाइन्स निकल रही है, एंड पर्सन 2 ने फील्ड लाइन्स को कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है कि जैसे प्लस क्यू चार्ज में से टोटल 8 फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है. ठीक है. नाउ सपोज इफ आई कंसीडर द सरफेस ओवर हियर, ठीक है, एंड इफ आई कंसीडर द सेम सरफेस ओवर हियर, अगर मैं यहां पर एक सरफेस लेता हूं इस तरह से, देखिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है. सो सरफेस में से एक ही फील्ड लाइंस निकल रही है, बट अगर मैं उसी सरफेस को चार्ज से उतने ही डिस्टेंस पर कंसीडर करता हूं तो उसमें से 3 फील्ड लाइंस निकल रही है. ठीक है. ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पर मैंने सरफेस को कंसीडर किया है, उतने ही डिस्टेंस पर मैंने सेकंड फिगर में भी उसी साइज की सरफेस को मैंने कंसीडर किया. ऐसा नहीं है कि यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज डिफरेंट है. दोनों फिगर में सरफेस का चार्ज से डिस्टेंस सेम है, सरफेस का एरिया भी सेम है. यहां पर सरफेस में से सिर्फ एक लाइन पास हो रही है, यहां पर सरफेस में से 3 लाइन पास हो रही है. ठीक है. तो क्या इसका मतलब ये है कि यहां पर फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहां पर फील्ड लेस स्ट्रॉन्ग है? देखिए स्टूडेंट, ये डिस्टेंस r है और यहां पर भी वो ही डिस्टेंस है r, चार्ज भी वही है प्लस क्यू. तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि यहां पर r डिस्टेंस पर फील्ड वीक है और यहां पर उतने ही डिस्टेंस पर, उसी चार्ज के लिए उतने ही डिस्टेंस पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है. तो स्टूडेंट, हियर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ड्रॉइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. इन प्रिंसिपल यहां पर तो मैंने 4 ही लाइन ड्रॉ की है, यहां पर 8 लाइन ड्रॉ की है चार्ज में से. सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ड्रॉइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. इन प्रिंसिपल मतलब थियोरिटिकली यू कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स. आप चाहे उतनी फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, 4 नहीं, 8 नहीं, 100, 200, 1000, 2000, कितनी भी फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो. और उससे गिवन पॉइंट पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन तो चेंज हो जाएगी. यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन लेस है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा है, बट उससे ये मतलब नहीं निकलता है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा एज कंपेयर टू द अर्लियर. अगर आपने पहले कम लाइंस ड्रॉ की है, अब ज़्यादा लाइंस ड्रॉ की है, जैसे यहाँ पर कम लाइंस है, यहाँ पर ज़्यादा लाइंस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग हो जाता है. हियर द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज मोर इम्पॉर्टेंट. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स. सो रिलेटिव डेंसिटी मतलब इस पॉइंट पर फील्ड की जो डेंसिटी है और इस पॉइंट पर फील्ड की जो डेंसिटी है, दूसरे किसी पॉइंट पर फील्ड की जो डेंसिटी है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन इज मोर इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर टू यू? अगर हम एक ही फिगर ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि द पॉइंट एट विच डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज मोर, इट इज़ अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. बट अगर हम एक ही चार्ज के लिए एक सिचुएशन में कम लाइंस ड्रॉ करते हैं, दूसरी सिचुएशन में ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या कंपेयर किया जाता है? रिलेटिव डेंसिटी. मतलब दो पॉइंट के बीच में जो डेंसिटी का कंपैरिजन है, जिसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी इज कंसीडर. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन और इस पॉइंट पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन का कंपैरिजन होगा. बिल्कुल उसी तरह से इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर फील्ड लाइन की डेंसिटी का कंपैरिजन होगा. सो यू कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है.
Just now we have understand how to draw the electric field lines and how to determine the strength of electric field with the help of density of field lines. Now student, we know that the electric field of a point charge is given as E equal to kq by r square. So electric field has inverse square dependence on the distance. या तो ऐसा बोल सकते हैं कि the magnitude of electric field is inversely proportional to the square of the distance from the point charge. So electric field has an inverse square dependence. Electric field has an inverse square dependence on the distance from the point charge. We will understand this concept, we will understand this fact with the help of electric field lines. So I have written 1 upon r square dependence of electric field in terms of field lines. Electric field 1 upon r square पर डिपेंड करता है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में समझेंगे. So at point O we have a point charge Q. From the point charge Q, electric field lines are coming out in radially outward direction. Student, electric field lines are in radially outward direction for the positive charge and field lines are in 3 dimension. इसके पहले जो मैंने फिगर ड्रॉ करी थी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने 2 डायमेंशन में शो किया था, बट इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 डायमेंशन में होती है. मतलब अगर आप चार्ज को इस बोर्ड के ऊपर रखोगे तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होगी वो बोर्ड के पैरेलल भी होगी और बोर्ड से बाहर भी होगी, बोर्ड से पीछे के तरफ भी होगी. इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन द 3 डायमेंशन. बट बोर्ड के ऊपर हम 3 डायमेंशन में शो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ विजुलाइज कर सकते हैं. तो यहाँ पर O पॉइंट पर एक चार्ज Q है एंड फ्रॉम दिस चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमर्जिंग इन द 3 डायमेंशन. आई हैव शोन ओनली फ्यू लाइंस. ओके, now here these field lines, they are subtending a solid angle delta omega at the charge Q. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या सबटेंड करती है? वो सबटेंड करती है डेल्टा ओमेगा एंगल. देखिए, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. सपोज ये मैंने एक कोन जैसा बनाने का ट्राई किया है, ठीक है. यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q है, तो उसमें से जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो इस तरह से एक कोन फॉर्म करेगी, ठीक है. तो ये यहाँ पर एक चार्ज Q है और फील्ड लाइंस 3 डायमेंशन में होती है, मतलब इस तरफ भी होगी, बट वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द फील्ड लाइंस इन सम स्मॉल रीजन दैट इज फॉर्मिंग अ कोन. तो ये चार्ज है और ये क्या है? दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ दैट कोन. फील्ड लाइंस इसमें से ऐसे बाहर निकल रही है, ठीक है. तो ये एक्चुअली एक कोन है, ठीक है. नाउ हियर वी जस्ट रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ ए सॉलिड एंगल. तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा था सॉलिड एंगल क्या होता है. एंगल इन 3 डायमेंशन इज नोन एज सॉलिड एंगल. So solid angle is usually represented by the symbol delta omega. Delta omega is a solid angle. तो solid angle का फॉर्मूला क्या है? solid angle का फॉर्मूला है सरफेस एरिया, सिंपली आप एरिया भी लिख सकते हैं, सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर. सो देयरफॉर सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिखा है मैंने, सरफेस एरिया इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ओमेगा. ठीक है, इस फॉर्मूला को आप याद रखना क्योंकि इसी के बेस पर मुझे आपको समझाना है. ओके, तो ये पॉइंट चार्ज Q है. पॉइंट चार्ज Q में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर coming out in the radially outward direction. This electric field lines is forming a cone. Okay, now
this is the point P1. This point P1 is at a distance of R1 from the charge Q. ये जो point P है उसका Q से डिस्टेंस कितना है, R1 है, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक सरफेस कंसीडर की है, ये एक सरफेस है। अभी ये किस टाइप की सरफेस है, ये थोड़ी सी ऐसी कर्व टाइप की सरफेस है, ठीक है। फिगर इस टाइप की थोड़ी सी कर्व टाइप की सरफेस है, ठीक है। और यहां पर एक चार्ज है और इस तरह से 3 डायमेंशन में एक कोन जैसा फॉर्म होता है। तो इस तरह से ये एक कोन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये एंगल है डेल्टा ओमेगा एंगल। ये O पॉइंट है और ये डिस्टेंस कितना है, R1 है, ठीक है। तो यहां पर ये जो सरफेस है, कर्व सरफेस है, एक कर्व सरफेस है, वो कर्व सरफेस का सरफेस एरिया ऑफ दैट कर्व सरफेस, इस तरह की कर्व सरफेस, रेडियस स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। तो आप यहां पर देखो कि ये जो कर्व सरफेस है उसका एरिया, ये जो लिखा हुआ है मैंने, R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा इज द सरफेस एरिया ऑफ दैट कर्व सरफेस, ठीक है स्टूडेंट। ये कोई सर्कल नहीं है, ये एक कर्व सरफेस है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ सॉलिड एंगल, दिस इज नॉट अ प्लेन एंगल। ओके, सो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। ओके, सिमिलरली there is another point P2. This point P2 is at a distance of O. This point P2 is at a distance of R2 from O. O से P2 का डिस्टेंस, मतलब आप बोल सकते हो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑल आर इक्वल। सो P2 का O से जो डिस्टेंस है दैट इज OP2 इज इक्वल टू R2, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट the same number of field lines are crossing, same number of field lines are cutting both the surfaces, surface at P1 and surface at P2। अगर आप फिगर को देखोगे तो P1 पॉइंट पर जो सरफेस है उसमें से जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, कट हो रही है, बिल्कुल उतनी ही फील्ड लाइंस P2 पॉइंट पर जो सरफेस है उसमें से भी पास हो रही है। सो P1 पॉइंट पर जो कर्व सरफेस है उसको कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही है, 1 2 3 4 5 6। सेम वे यहाँ पर जो P2 पॉइंट है, वो P2 पॉइंट पर जो सरफेस है उसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, सेम नंबर 1 2 3 4 5 6। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्मॉल n। What is this small n? Small n is number of field lines, electric field lines crossing the surface at point P1 and at point P2. N is number of electric field lines crossing the surface at P1 and P2. Is that clear? Okay. Now here I will denote the number of field lines crossing the unit surface at point P1. P1 पर यूनिट सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। ये जो मैंने स्मॉल n लिखा है वो स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस एट P1। P1 पर जो पूरी सरफेस है उसमें से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, और P2 पर जो सरफेस है उसमें से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो यहां पर आई विल राइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया एट P1। स्टूडेंट ये जो मैंने लिखा है नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द यूनिट सरफेस एरिया एट P1, उसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन एट P1। इट इज ऑल्सो नोन एज डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन एट P1।
तो ये जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन एट P1 है उसको मैं डिनोट करता हूँ N1 से। तो N1 क्या होगा, N1 होगा N डिवाइड बाय सरफेस एरिया R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। समझो स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इज अ नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस, द होल सरफेस एट पॉइंट P1। ये P1 पर ये जो पूरी सरफेस है उसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। और अगर मैं यहां पर एक यूनिट सरफेस एरिया कंसीडर करता हूं, ये यूनिट सरफेस एरिया है, ठीक है, तो वो यूनिट सरफेस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो है N1। तो इस N1 को क्या कहते हैं, N1 को कहते हैं डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन एट पॉइंट P1। सिमिलरली वी कैन राइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया at P2, that is also known as density of field line at P2। तो वो क्या होगा, N2 इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइड बाय R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। सो N1 is a density of field line at point P1, N2 is the density of field line at point P2. Okay, you can note down this. I want to rub this. Okay, अब जैसा कि मैंने आपको आगे समझाया है कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई राइट हियर strength of field, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। तो सपोज E1 क्या है, E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, ठीक है। E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1। तो जो E1 होगा वो किसको प्रोपोर्शनल होगा, N1 को प्रोपोर्शनल होगा। N1 क्या है, N1 इज अ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन एट पॉइंट P1। N1 इज नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग यूनिट सरफेस एरिया एट पॉइंट P1। सो E1 इज प्रोपोर्शनल टू N1। हम लिख सकते हैं कि E1 इज प्रोपोर्शनल टू, क्या था फॉर्मूला, N अपॉन R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। लेट अस डिनोट दिस एज इक्वेशन 1। सिमिलरली E2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 जो होगा वो E2 जो है वो प्रोपोर्शनल टू N2 होगा। सो वी कैन राइट E2 is proportional to n upon R2 square delta omega। This is equation number 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। सो अगर हम E1 को E2 से डिवाइड करते हैं, E1 बाय E2, सो E1 क्या है, n अपॉन, जब भी हम रेशियो लेते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी गायब होकर इक्वालिटी आ जाती है, ये आप याद रखना। n अपॉन R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय, ये E2 है तो E2 ये रहा R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा अपॉन n। तो यहाँ पर ये n कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो E2 R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पर E1 है न्यूमरेटर में, राइट साइड में डिनोमिनेटर में R1 स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में E2 है, राइट साइड में न्यूमरेटर में R2 स्क्वायर है। तो इन जनरल हम ऐसा लिख सकते हैं
कि E is proportional to 1 upon r square. So student, we have explained that electric field is inversely depend on the square of a distance from the point charge using the concept of electric field lines. Okay, you can note down this. Student, before we understand the characteristic of field lines, we have to understand one point. I told you earlier that electric field line is also known as line of force. तो क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, चलो समझते हैं. स्टूडेंट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अभी तक मैंने जो फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करके समझाई थी, वो सभी फील्ड लाइंस स्ट्रेट थी. पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट ही होती है. अगर सिंगल चार्ज है तो फिर उसकी फील्ड लाइन स्ट्रेट होती है, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज. पर अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है तो सिस्टम ऑफ चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होके उसका शेप चेंज हो सकता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी कर्व ऑल्सो. सो दिस इज वन सच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, सो सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. नाउ सपोज यू हैव अ स्मॉल, छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. अगर आप उस छोटे से स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर आप यहाँ पर रखते हो तो दैट चार्ज विल मूव ओनली अलोंग दिस लाइन. ऐसा नहीं है कि अगर आप टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखोगे तो वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में. ऐसा नहीं है कि वो कोई भी डायरेक्शन में जाएगा. द टेस्ट चार्ज वुड नॉट मूव इन एनी आर्बिटरी डायरेक्शन. द टेस्ट चार्ज will always move along the electric field lines. So electric field line is known as the line of force. You can say that electric field line is a curve along which a unit positive charge, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज, बट वी आर राइटिंग फॉर द यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व along which a unit positive charge will move if left free. छोड़ दोगे तो मूव करेगा ना, पकड़ के रखोगे तो कैसे मूव करेगा. तो अगर आप चार्ज को यहाँ पर रख के छोड़ दोगे तो चार्ज डेफिनेटली इस लाइन के अलॉन्ग ही मूव करेगा. सो इट इज़ अ लाइन ऑफ फोर्स. ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. दिस इज वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई ड्रॉ डिफरेंट पॉइंट्स. मैंने ये 4 पॉइंट्स किए हैं. The tangent drawn at any point on the field line is in the direction of net electric field at that point. I write this point here and then I explain you. The tangent drawn at any point on field line indicates direction of net electric field at that point. The tangent drawn at any point on the field line indicates the direction of net मतलब resultant electric field at that point. तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा. अभी आपको पता है कि किसी भी कर्व को टेंजेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में शो किया जा सकता है. ठीक है,
तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और किसी डायरेक्शन में। सिमिलरली इस पॉइंट पर टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो ये पॉइंट आप याद रखना। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो देर आर मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स of electric field lines, so that we discuss one by one. Characteristic number 1, field lines of positive charge, just a minute, field lines start from positive charge and end at negative charge. Field line start from positive charge and end at negative charge. मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइंस स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म हो जाएगी इस तरह से। ओके, फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज जितनी भी, यहाँ पर मैं आपको एक ही फील्ड लाइन शो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज में से एक ही फील्ड लाइन निकलेगी, जितनी भी निकलेगी 10,000, 10,000, 1 lakh, whatever number of field lines will emerge out from the positive charge, all will reach the negative charge and they will terminate. उनकी जर्नी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये कब होता है? जब पॉजिटिव चार्ज है और उसके नियर बाय एक नेगेटिव चार्ज है। बट सपोज सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर उसमें से जो लाइंस निकलेगी वो कहाँ पर जाएगी? क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं। तो अगर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से जो फील्ड लाइंस निकलेगी दे विल गो टू द इन्फिनिटी। सो वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। फॉर पॉजिटिव चार्ज field lines may reach to infinity। अगर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन इन्फिनिटी पर जाएगी। may reach to infinity or you can say may end to infinity। ठीक है, ओके। तो ये एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फील्ड लाइन का। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है। फील्ड लाइन इस तरह की होती है, ये एक फील्ड लाइन है, कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होगा। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है चार्ज के अराउंड। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो फील्ड लाइन हमेशा कंटिन्यूअस ही होती है। सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक फील्ड लाइन है और ये दूसरी फील्ड लाइन है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर मान लो कि इंटरसेक्ट करती है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसा मैंने आपको आगे समझाया कि टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड। तो ये जो फील्ड लाइन है, एक टेंजेंट उसको आएगा, ये जो सेकंड फील्ड लाइन है दूसरा टेंजेंट उसको आएगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में नेट फील्ड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। देखो, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो फील्ड लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज में से ओरिजिनेट होती है और वो नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। तो सपोज यहाँ से कोई फील्ड लाइन निकलती है तो उसकी जर्नी नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएगी, फिर नेगेटिव चार्ज से वापस वो पॉजिटिव चार्ज पर नहीं जाती है। आप याद रखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के प्लेस पर अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, दिस इज एन, दिस इज एस, तो जो फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ पर जाती है, ठीक है, और फिर साउथ से वापस नॉर्थ पर जाती है और फिर उसकी जर्नी खत्म होती है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में उससे ऑपोजिट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, पॉजिटिव चार्ज में से निकलकर वो नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती है। इज दैट क्लियर? हम ऐसे एक फील्ड लाइन शो कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म कर रही है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर दो अलग अलग फील्ड लाइन है, ठीक है। ये जो फील्ड लाइन मैंने शो की, ये एक फील्ड लाइन है और ये जो फील्ड लाइन मैंने शो की, ये सेकंड फील्ड लाइन है। सो रिमेंबर, टू इलेक्ट्रिक field line never form a closed loop. Okay, please note down these 4 points.